बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना जी 1422 बुक के यूनिट 2 को, जिसका नाम है एयर पोल्यूशन के फ़ज़ाइल आलूदगी क्या होती है। वीडियो के जो हमारे कंटेंट है इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के एयर पोल्यूशन है क्या, जिसमें हम ये बात करेंगे, डेफिनेशन इसकी देखेंगे कि कैसे जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो एयर की क्वालिटी को डैमेज करते हैं और वो ह्यूमन की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसके पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्या चाहते हैं कि जब ये यूनिट हम पढ़ें तो हमें किन किन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। स्ट्रक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर का, उसकी डिफरेंट उसमें लेयर आती हैं जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, मेजोस्फेयर है, फिर जो है ना वो थर्मोस्फेयर है। फिर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स देखेंगे कि जो बड़े एयर को डैमेज करने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें गैसेस भी आ सकते हैं जैसे सल्फर वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी। फिर उनके इम्पैक्ट देखेंगे कि कैसे वो इफेक्ट करते हैं एयर की क्वालिटी को। पोल्यूटेंट के सोर्स देखेंगे कि जो पार्टिकुलेट्स वगैरह हैं वो कहाँ से आते हैं, डस्ट कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें। इनडोर एयर पोल्यूशन वो हम डिस्कस करेंगे कि इनडोर कौन सी चीज़ें जो एयर को पोल्यूट करती हैं, और देन कंट्रोल स्ट्रेटजी के कौन सी चीज़ें जो एयर के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और एंड पे सेल्फ असेसमेंट के हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिंपली यही है कि कोई भी जो अनवांटेड सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जो अनवांटेड हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो हवा के साथ मिक्स हों एटमॉस्फेयर में, या अनडिज़ायरेबल जो चीज़ें होती हैं, उनकी जब कंसंट्रेशन मिलती है जो ह्यूमन बीइंग को जो है ना वो एडवर्सली इफेक्ट करती है, यानी बहुत बुरे तरीके से उसको मुतासर करती है, तो पर्टिकुलर इन एंड इन्वायरमेंट इन जनरल इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो इनको हम जो है ना वो एयर पोल्यूशन कहते हैं कि कोई भी जो हमारे माहौल में, जो हमारे इर्द गिर्द हवा है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो भी चीज़ें आती हैं और वो हवा की जो कंडीशन होती है, जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है, उसको डैमेज करती हैं, और वो हवा जो है वो फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसको एयर पोल्यूशन हम कहते हैं। एयर पोल्यूशन के बेसिकली जो है ना, जो चीज़ें अब ख़राब करती हैं, या वो जिसमें गैस आ सकती है जो बदबू काज करती है, या उस एयर की क्वालिटी को डैमेज करती है। फिर इसमें कुछ डस्ट वगैरह हो सकती है जैसे स्मोक हो कह लें आप, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पोल्यूटेंट कहलाती हैं। अब ये मोस्टली इसके काज भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ही होती हैं, जो इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कंबस्चन वगैरह जो हम जलाते हैं चीज़ों को, कंबस्चन ऑफ फ्यूल, यानी ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, हैवी ट्रैफिक है, ये सारे जो है ना वो एयर पोल्यूशन का काज बनती हैं, और ह्यूमन की जो हेल्थ है उसके लिए रिस्क है, उसके लिए बुरी है। ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो ये मटेरियल जो है ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक तो हमें ये पता चल जाएगा एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन का कि एयर पोल्यूशन है क्या, जैसे हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि जो अनवांटेड सब्सटेंस की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एयर में और वो ह्यूमन को एडवर्सली इफेक्ट करती है, उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हम देखेंगे कौन से ऐसे काजेज है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हवा को ज़्यादा डैमेज करती हैं, और उनके ह्यूमन के ऊपर हम फिर जो है ना इम्पैक्ट देखेंगे, एंड इन्वायरमेंट, और फिर हमारे इन्वायरमेंट को वो कैसे डैमेज कर रही है ये भी हम देखेंगे। देन फिर नो करेंगे द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या क्या हैं, और फिर डिस्क्राइब करेंगे इनडोर एयर पोल्यूशन जो है उसको, कि इनडोर एयर पोल्यूशन किन किन चीज़ों की वजह से जो है ना वो इनडोर हम यूज़ करते हैं जो एयर पोल्यूशन का काज बनती हैं। स्ट्रक्चर अगर बात करें एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर को बेसिकली लेयर में ऐड किया गया जी। ये जो लेयर है ना, ये इसका नाम है जी थर्मो, इसका नाम है ट्रोपो, ये पहली लेयर है। तो सबसे पहले ये थर्मो नहीं है, थर्मो एंड पे आती है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपो। उसके बाद जो है ना वो दूसरी है स्ट्रेटो, जिसमें ओजोन भी आती है, ओजोन O3 जिसको हम कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है हमें जो सूरज से रेज आती हैं उससे। फिर मेजोस्फेयर है, मेजो का मतलब होता है बेसिकली दरमियाना, तो ये स्ट्रेटो और थर्मो के दरमियान में आती है। और थर्मोस्फेयर जो है ना ये हॉट, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सन से जो आता है ना टेम्परेचर, वो यहाँ पे मोस्टली छाएँ वगैरह होती हैं। तो ये हम अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, जो है ना वो डिफरेंट लेयर का ये बना हुआ है, हर लेयर सेपरेट है एक दूसरे से, और हर लेयर में जो है ना टेम्परेचर भी डिफरेंट है और उसका एल्टीट्यूड भी, यानी ये सबसे करीब है ज़मीन के, जो करीब है वो ये ट्रोपोस्फेयर है, ये वाली, इसने यहाँ पे नाम थर्मो लिख दिया ना, ये है हकीकत में ट्रोपोस्फेयर है। फिर इस लेयर में जो मोस्टली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसी लेयर में रहते हैं, क्योंकि जो मोस्टली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, जो जिंदा चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए जो ज़रूरी गैसें हैं वो मोस्टली इसमें रहती हैं। और यहाँ पे एयर की जो है ना इन चीज़ों की क्वांटिटी ग्रेट होती है, वाटर वेपर्स भी इसी में रहते हैं और डस्ट वगैरह भी इसी में होती है, मोस्टली इसी लेयर में, डिफरेंट कंसंट्रेशन इन दिस रीजन, और कहीं जगह पे ज़्यादा होती है, किसी जगह पे कम होती है। आ गया जी इसकी जो, अगर पहली जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी रेंज देखी जाए तो ये हमारी ज़मीन से जो ना 12 किलोमीटर ऊपर तक है। टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, जहाँ जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना,
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स अपवर्ड इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। जैसे ही हम फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ी पे जाते हैं तो देखें वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा दरख्त होने की वजह से। फिर वहाँ पे क्योंकि एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साफ एयर होती है, इस वजह से तो टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता है, इस वजह से यहाँ पे ऊपर जो है ना वो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और एयर मूवमेंट होती है ट्रोपोस्फेयर में। अब सेकंड लेयर जो है ना वो है स्ट्रेटोस्फेयर, यहीं से आगे बात हो रही है। यहाँ तक थी ट्रोपोस्फेयर, 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, यानी ये अगर ज़मीन का सरफेस है तो यहाँ से ऊपर जो है ना वो तकरीबन 12 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद दूसरी जो है ना वो 12 टू 50, यहाँ से ऊपर अगर हम जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक जो है ना वो दूसरी लेयर है जिसका नाम है जी स्ट्रेटोस्फेयर। द सेकंड लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अबव द ट्रोपोस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, और ये 50 किलोमीटर तक है। इस रीजन में जो है ना आप स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन भी पाई जाती है, O3 जिसको हम कहते हैं, जो एक लेयर है 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बनी हुई, जो हमें प्रोटेक्ट करती है जी, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है वो उनसे, जो सन से आती हैं। इज फाउंड व्हेन जब एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ तो ये बनती है। देन जो है ना फर्स्ट बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और फिर स्प्लिट होता है ओके एटॉमिक ऑक्सीजन एंड देन एटॉमिक ऑक्सीजन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म O3। तो इसमें बेसिकली ऑक्सीजन ही मिलता है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ना वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलके एक बना देता है O3 मॉलिक्यूल। एक्सक्यूज मी। और ये हमें हेल्प करती है, ये हमें एक अम्ब्रेला की तरह प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम धूप में अम्ब्रेला को इस्तेमाल करते हैं सनशाइन में ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, इसी तरह ये हमें प्रोटेक्ट करती है जो यूवी रेडिएशंस आती हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं, उनसे हमें बचाती है। नंबर 3 पे आती है जी मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर बेसिकली मेजो का मतलब होता है दरमियान वाली। ये जो होती है ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स लो एंड टेम्परेचर वेरी कोल्ड, ये इसमें इन दोनों के दरमियान में आती है, यानी स्ट्रेटो के बाद ये आती है मेजो और मेजो से ऊपर आएगी जो है ना वो फिर थर्मोस्फेयर। मेजोस्फेयर इज द एयर मास रेंजिंग फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर टू अपर लेवल ऑफ मेजोस्फेयर अबाउट 80 टू 90 किलोमीटर, और ये इसकी जो रेंज है वो यानी 50 तक वो जाती है और ये आगे 80 टू 90 किलोमीटर अबव होती है द सर्फेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट लेयर जो होती है जिसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, कि ये ऐसी लेयर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेम्परेचर होता है, इस वजह से इसको थर्मो कहते हैं। तो ये लेयर जो होती है ये रेंज करती है जी 5 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सर्फेस से ये तकरीबन 500 किलोमीटर अबव होती है। इस रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू मेजोस्फेयर। अपर जो पोर्शन होता है थर्मोस्फेयर का वहाँ उसको आयनोस्फेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर इस वजह से कि वहाँ पे जो है ना मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन टेक प्लेस होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस वजह से। फिर जो है ना ये लेयर एटमॉस्फेयर की उसके बाद जो ऊपर मोस्ट होती है एक्सोस्फेयर, एक्सो का मतलब होता है वैसे बैरूनी, तो ये जो है ना वो फिर उसके ऊपर भी थर्मो के बाद भी एक्सोस्फेयर आती है जिसकी जो रेंज है ना वो तकरीबन 32,000 किलोमीटर है, यानी 3000 नहीं 32,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम फाउंड है और उनके दरमियान में रिएक्शन भी होते हैं, जिस तरह सन के जो सेंटर में वहाँ पे रिएक्शन होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेडिएशन वगैरह इमिट करता है, जिसकी वजह से जो है ना वो तकरीबन 50,000 तक टेम्परेचर जाता है। नेक्स्ट है जी मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें और उनके इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज के नताइज क्या होते हैं, उनके हम पर क्या असरात हैं। तो एयर जो है ना वो कंटामिनेट हो सकती है या पोल्यूट हो सकती है। वेरियस जो नेचुरल या ह्यूमन के जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं। अनवांटेड सब्सटेंस जो है ना जो इस कंसंट्रेशन में जब वो हवा में शामिल हो जाए कि वो ह्यूमन के लिए नेगेटिव या फिर जो है ना एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन पे पैदा करें या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके ऊपर या जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उसको भी डैमेज करें, तो उनको हम पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स कंसीडर करते हैं। अब ये जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं हवा में जो प्रेजेंट होती हैं इस हद में कि वो इंटरफेयर करती हैं और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं उनके ह्यूमन के मैन के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर, इसको हम एयर पोल्यूटेंट इनको कहते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है, या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं, कोई ड्रॉपलेट वगैरह या कोई जो है ऑयल वगैरह, या फिर कोई गैसेस सब्सटेंस हो सकते हैं जैसे सल्फर वगैरह होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं। अब नीचे उसने बता दिया जी कि दीज सब्सटेंस, अब जो सब्सटेंस हैं ये बेसिकली होते क्या, इंजूरियस टू ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए ही नुकसानदेह होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर होता है जी, पार्टिकुलेट मैटर में आता है जी स्मोक हो सकता है, धुआं जिसको हम कहते हैं, डस्ट धूल वगैरह, फ्यूम्स हो सकते हैं, कुछ एरोसोल्स हो जाते हैं जो हवा में जो है ना वो चीज़ें उड़ती हैं जिसमें डस्ट आ जाती है या इस तरह की चीज़ें जो उनके साइज़ भी आगे दिए हुए हैं। गैसेस में देखें तो सल्फर के ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है एयर की क्वालिटी को, और हाइड्रोकार्बन से।
अब मोस्टली जो है ना वो एटमॉस्फेयर में एंथ्रोपोजेनिक जो यानी मैन मेड की जो कंसंट्रेशन है, मैन मेड जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे मेड नहीं होगा बल्कि मैन मेड होगा, कि जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं इन्वायरमेंट को। तो ये हम नीचे देखते हैं फिर कि कौन कौन सी मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जो इसको जो है ना वो एयर की क्वालिटी को डैमेज करती हैं। तो ये कंसिक्वेंटली काज करती हैं एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूटेंट्स जो है ना वो एमिटेड करते हैं इनटू द सॉफ्टवेयर एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू बी इमीडिएट कंसर्न। देयर आर 5 मेजर टाइप्स हैं जी पार्टिकुलेट्स के, जिसमें आते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर, यानी सल्फर गैस जो होती है इसके ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन है। इसको सल्फर को लिखते हैं एस, O2 भी है इसमें, एस एक्स लिखते हैं साथ में। एक इसमें मोनो भी हो सकती है, डाई भी हो सकता है, नाइट्रोजन के होते हैं इसी तरह, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हाइड्रोकार्बन पे जो है वो पाए जाते हैं इसमें, बहुत से मिक्स होके डैमेज करते हैं एयर की क्वालिटी को। जनरली जो टर्म पार्टिकुलेट है वो रेफर करती है कि ऐसे सब्सटेंस जो गैसेज ना हो, जो पार्टिकुलेट होता है। इसमें आप जो है ना वो डस्ट भी हो सकती है, और ये इसकी जो रेंज होती है वो 100 माइक्रोन तक होती है, यानी 0 से लेके 0.1 से लेके इससे भी कम हो सकती है और 0 तक जाती है, 100 तक जाती है। इसको क्लासिफाई आगे किया है, इसमें सबसे पहले आता है डस्ट, जिसको हम बोलते हैं धूल। इसकी जो साइज रेंज होती है वो 1 टू जो है ना वो 200 माइक्रोन तक होती है। ये मोस्टली, अब डस्ट हमें पता है क्या होती है, धूल जो मिट्टी हो सकती है, इसमें सॉइल वगैरह यानी रॉक पत्थर मिक्स हो सकते हैं इसमें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैकेनिकली ग्राइंडिंग या स्प्रे करने में इस्तेमाल होती हैं। जैसे ग्राइंडिंग क्या करते हैं हम, के जो पत्थरों वगैरह को जो की जाती है जी, ये माइनिंग वगैरह की जाती है, इसमें से निकलती हैं। इनकी लार्ज सेटिंग वेलोसिटी होती है, और एंड आर फ्रॉम रिमूव्ड फ्रॉम द एयर बाय ग्रेविटी एंड अदर इन इनर्शियल प्रोसेस। तो ये फिर ग्रेविटी वगैरह से जो है ना इसको खत्म किया जाता है। फाइन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कैटालाइसिस फॉर मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो है ना वो कैटालाइज करते हैं और रिएक्शन करते हैं दूसरी चीज़ों के भी साथ जी, यानी स्मोक भी मोस्टली जो है ना वो इन दोनों की वजह से ही बनती है, डस्ट और स्मोक की वजह से। नेक्स्ट है जी स्मोक। फिर जो है ना स्मोक, और ये देखें नीचे फोग लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके जो है ना वो स्मोक बनाते हैं, ये दोनों जब मिलेंगे तो स्मोक क्या होता है जी। स्मोक बेसिकली रेंज है इसकी फ्रॉम 0.01 टू 11 तक, जो है ना माइक्रोन तक। ये लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकता है। ये मोस्टली बनता कैसे है स्मोक, कंबस्टन जब किए जाते हैं, कोई चीज़ें जलाई जाती हैं, बर्न की जाती हैं, तो स्मोक जो है ना वो डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, ब्लैक है, ब्राउन है। फिर नेक्स्ट आते हैं जी फ्यूम। फ्यूम जो है ना वो सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनका साइज जो है ना 0.1 टू 11 माइक्रोन तक है, और ये नॉर्मली रिलीज किए जाते हैं केमिकल या मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो मेटलर्जी वगैरह की जाती है, जो लोहे का जहाँ पे काम होता है आयरन का, वहाँ से। फिर आता है जी मिस्ट। मिस्ट जो है ना ये भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स बने होते हैं, जनरली जो है ना वो 10 माइक्रोन तक इसका साइज होता है, और ये कंडेंसेशन जब जो क्या होती है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में। कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में कोई चीज़ रिलीज होती है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो उसमें कंडेंस हो जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं लिक्विड वगैरह में, तो वो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स वगैरह बन जाते हैं। फोग है नेक्स्ट। फोग जो है ना इट इज़ द मिस्ट, ये भी मिस्ट ही होती है, जिसमें जो है ना विच द वाटर इज लिक्विड इज वाटर एंड इज सफिशिएंटली डेंस टू एब्सक्योर विजन, कि ये ऐसा होता है कि ये हमारी विजन को भी एब्सक्योर कर देता है, यानी उसको भी बिहाइंड कर देता है, हमें नज़र नहीं आता फोग में चीज़ों को। फिर नेक्स्ट आता है एरोसोल। इस कैटेगरी में बेसिकल जो है ना वो एयरबोर्न सस्पेंशन वगैरह आते हैं, जिसमें लिक्विड वगैरह जो होते हैं, जो दीज आर जनरली बहुत स्मॉलर होते हैं, 1 मिली माइक्रोन या मिलीमीटर तक होते हैं, और ये उसमें सस्पेंड करते रहते हैं। तो ये थे डिफरेंट। अब पार्टिकल जो होते हैं इनकी रेंज 1 टू जो है 10 माइक्रोन तक होती है। मेजरेबल सेटिंग वेलोसिटी भी होती है, जो वो स्टीर किए जाते हैं बाय एयर मूवमेंट्स, और इनके पार्टिकल की साइज जो है ना वो 0.1 टू 1 जो है ना वो माइक्रोन तक होती है। तो ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जी, कि तमाम डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकुलेट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो ट्रेस एलिमेंट, जिसमें कैडमियम वगैरह जो कुछ जो होती है ना वो मेटल्स वगैरह भी प्रेजेंट होती है, इसमें लेड है, निकल है, मरकरी है, Hg, यानी ये भी जो है ना हेल्थ के लिए हैजर्ड है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, खतरा है। कुछ ट्रेस मेटल में भी इसमें कंसनट्रेशन में पाई जाती है। तो फाइनेस्ट जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वैरायटी ऑफ कंबाइंड फॉर्म सच, इसमें ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और की जो मेजर सोर्सेज हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली इसका जो मेजर सोर्स है इंडस्ट्री से जो है ना ये रिलीज होता है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ह्यूमन के लिए डेंजरस है, ह्यूमन की हेल्थ के लिए
कैसे? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी और जो कार्डियोवास्कुलर इलनेस होती है उसका काज ये बनता है, यानी दिल दिल की नालियाँ जो होती हैं उनकी, और फिर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, जो हमारा रेस्पिरेशन वाला जो ट्रैक है, उसको भी ये इफेक्ट करती हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है? ये प्रिकर्सर टू एसिड रेन, एसिड रेन इसकी वजह से होती है। सल्फर, जब ये बारिश का पानी मिक्स होता है सल्फर के साथ तो वो एसिड रेन बन जाती है। फिर ये आगे डैमेज करता है लेक को, ट्रीज को, रिवर्स को, और जो कल्चरल रेलिक्स होते हैं उनको भी डैमेज करता है। दूसरे नंबर पे आता है जी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मोस्टली जो है ना वो व्हीकल्स वगैरह या इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं। व्हीकल यानी गाड़ियों से निकलता है धुआं, उसमें होते हैं, या इंडस्ट्री में होते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर इलनेस का काज बनते हैं। नाइट्रोजन डिपोजिशन जो होती है ये भी एक तो जो एसिड रेन होती है उसका भी काज ये बनती है, दूसरा ये इसकी नेक्स्ट है जी पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर जो है ना ये व्हीकल और इंडस्ट्री से रिलीज होता है, एमिट होता है। पार्टिकुलर ये भी पेनिट्रेट करता है हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें, और हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। विजिबिलिटी का इसकी वजह से जो है ना वो बहुत बड़ा मसला होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं गाड़ियों के, क्योंकि ये जो है ना हवा में धुंध सी जो है ना वो बन जाती है, या ये हवा में जो है ना सस्पेंड होते रहते हैं जो मैटर्स होते हैं मोस्टली, क्योंकि इनके साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो डैमेज हो जाता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है जो व्हीकल वगैरह से एमिट होता है, और ये भी जब हम इसमें ऐसे एयर में ब्रीथ करते हैं जिसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है तो हमें हेडेक फील होता है, फटीग होती है, मसल्स में पेन वगैरह होता है, और फिर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी ये जो है वो डेंजरस है। लेड है, लेड मेटल है, ये मोस्टली गैसोलीन वगैरह में पाई जाती है, जो पेट्रोल वगैरह होता है इसमें, गाड़ियों से ही ये भी एमिट होती है। ये भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करती है। इन्वायरमेंट में अगर बात करें तो ये फिश एनिमल्स को भी जो है ना किल करती है। ओजोन है, ओजोन अब एक अच्छी वाली ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, लेकिन एक ओजोन है जब ये ब्रेक डाउन होती है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। ये रेस्पिरेटरी इलनेस का काज बनती है, और फिर हमें क्रॉप वगैरह को भी रिड्यूस करती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको भी जो है ना इफेक्ट करती है। वी ओ सीज हैं जी, जो व्हीकल वगैरह से जो डिफरेंट निकलते हैं, ये भी आई और स्किन की इरिटेशन का काज करती हैं। नोज़िया, फिर जो है ना हेडेक वगैरह होता है, कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर काज करने वाली, और स्मोक के प्रिकर्सर होते हैं। नेक्स्ट है जी सल्फर के अगर ऑक्साइड की बात करें तो सल्फर के ऑक्साइड जो ना आप सल्फर बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट एमिटेड एक पोल्यूशन है, जो मोस्टली गाड़ियों वगैरह से निकलता है। फिर जो ना डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वहाँ से निकलता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक एक तो ये इसकी कोई जो है ना वो पेंगुइन ऑर्डर होती है, दूसरा ये कि शार्प होता है, और कलरलेस गैस है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता तो ये मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। मोस्टली जो होता है मॉइस्चर उसके साथ मिक्स होकर उसके जो ड्यू पॉइंट होता है उसको डिक्रीज करता है, और मोस्टली ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये वहाँ पे मिक्स होके ये जो है ना वो ऑक्सीजन वगैरह के साथ मिलके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड भी जनरली जो है ना वो जो सल्फर डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है उसका 1.5% जो है ना वो सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉइस्चर के साथ कंबाइन होके ये एक तो रेन के साथ भी कंबाइन होता है और लो ड्यू पॉइंट कर देता है। बहुत जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड है क्विकली ये वास्ट आउट हो जाते हैं एयर से। जैसे ही रेन होती है तो रेन के साथ जो होते हैं ना वो सेटल आउट हो जाते हैं, तो रेन के साथ ये मिक्स होकर जो है ना वो फिर उसको एसिडिक रेन बना देते हैं, जो आगे प्लांट्स वगैरह इंसानों के लिए और बिल्डिंग्स की यानी जो एस्थेटिक होती हैं उसकी खूबसूरती को भी ख़त्म करता है। तो तेज़ी से ये क्विक हो जाता है, लेकिन जो हवा में मौजूद है सल्फर डाइऑक्साइड उससे ह्यूमन जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा है एनुअली अगर कंपेयर किया जाए तो। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं 6 और 7 जो ऑक्साइड हैं वो नाइट्रोजन के और जो ओनली 3 जो है ना जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो है ना अगर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में इन द एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। यानी ये 3 नाइट्रस ऑक्साइड जिसमें आते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आर फाउंड इन द एप्रिशिएबल क्वांटिटीज इन द एटमॉस्फेयर। ऑफन जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको एनालाइज किया जाता है इन एयर एंड आर रेफर टू एज NO। इनको सिर्फ NO कहा जाता है, आगे साथ जो है एक्स या आर लगा देते हैं। ये इसमें 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक है, यानी कलर इसका भी कोई नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई इसकी ख़ास स्मेल भी नहीं होती, और नॉन टॉक्सिक है। ये इतनी जो है ना वो जहरीली भी नहीं है, गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट भी होती है और इसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो 0.25 जो है ना वो पर पिकोमीटर होती है। मेजर जो सोर्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वो है एटमॉस्फेयर में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं ऑफ द सॉइल एंड देयर आर नो सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। कुछ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज इसके नहीं है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के।
इसकी लो रिएक्टिविटी होती है, ये लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और एक्टिविटी इतनी जो है ना वो दूसरी चीज़ों के साथ ये रिएक्शन नहीं करती। दूसरे नंबर पे आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कलरलेस है, ऑडरलेस गैस है, इसका भी कोई कलर नहीं होता, ना ही कोई खुशबू इसकी, ना ही कोई स्मेल होती है। लार्ज ये फ्यूल की कंबस्शन से पैदा होती है, ऑक्सीडाइज होती है N2OH NH2 यानी अमोनिया वगैरह जो होता है उसके साथ, पोllute करती है एटमॉस्फेयर को थ्रू फोटोकेमिकल सेकेंडरी रिएक्शन की मदद से। नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होती है वो ब्राउन पंगमेंट गैस होती है, ब्राउन भूरे रंग की होती है और पंगमेंट गैस होती है, उसकी स्मेल भी होती है, इरिटेटिंग और इरिटेटिंग ऑर्डर होती है। बहुत सी जो है ना वो स्मेल अगर करें तो आप इरिटेट हो जाते हैं। और इसकी जो होती है पर कंसंट्रेशन होती है वो 0.12 जो है ना ppm होती है। ये सनलाइट को बेसिकली ऑब्जर्व कर लेती है और एक सीरीज ऑफ फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं यानी सूरज की या सनलाइट की जो प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं उनको स्टार्ट करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मेजर कंसर्न है वो इसको एज अ पोल्यूटेंट कहा जाता है और ये फ्यूल की कंबस्शन से इस्तेमाल निकलती है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड टू प्लांट्स से, जो नाइट्रोजन वाले प्लांट्स होते हैं वहाँ से। नेक्स्ट आता है जी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको कहते हैं। CO जो है ना ये भी एक टेस्टलेस गैस है, आप ऑर्डरलेस है और जो है ना टेस्टलेस, ना ही इसकी कोई टेस्ट ना कलर ना ही ऑर्डरलेस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, 192 सेल्सियस है। स्ट्रॉन्गली एफिनिटी है इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ, इसीलिए ये जो होती है ना हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेती है। हीमोग्लोबिन के साथ जब हम यानी हम इनहेल करेंगे इसको तो ये हमारे ब्लड के साथ जो है जाके बॉन्ड बना लेगी हीमोग्लोबिन के साथ, जो हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं उसके साथ। तो जब बॉन्ड बनाएगी तो वो फिर इसको शिफ्ट करता रहेगा, हालांकि हमें चाहिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो लेकिन ये कर लेगी। तो जब ये ऑक्सीजन उसके साथ, तो आस्ता आस्ता हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब कमी होगी तो हमारी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये एन एब्जिएंट गैस इज ए नॉन टॉक्सिक और मिनिमली टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस भी है जो डिल्यूट करती है और डिस्प्लेस कर देती है ऑक्सीजन को, कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसकी जगह ये आ जाती है और इसकी वजह से हमारी जो है ना वो डेथ भी हो सकती है। रिसेंटली पाकिस्तान में ये जो हुआ भी था, जब वो गाड़ियाँ रुकी थी उधर मरी में, तो उस वजह से वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड होती रही और लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है ना ये भी एक गैसेस और वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड यानी ये क्विकली दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है और इसको इंटरेस्ट है एज एयर पोल्यूटेंट्स। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना इनको सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी, ब्रांच भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। ब्रांच यानी सीधे सीधे और ब्रांच होता है जिसके साथ कुछ जो है ना ब्रांचें भी लगी होती हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, और स्ट्रेट चेन होता है कि सीधे एक चेन में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल। तो बाकी जो है ना ये इन द सैचुरेटेड क्लास मीथेन इज बाय फार द मोस्ट। अब मीथेन का इसमें जिक्र आ गया, CH4 जिसको हम कहते हैं, कि वो जो है ना वो एक गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का भी और जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी काज बनती है। 40 to 80% जो है ना वो टोटल ऑफ द हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन एन अर्बन एटमोसफेयर, जो शहर का एटमोसफेयर है वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड क्लास में अल्कीन्स आते हैं जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, एसिटाइलिन्स आते हैं। अमॉन्ग द अल्कीन्स द प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट्स केमिकल प्रोमिनेंट जो है जिसमें एथाइलिन और प्रोपीन है। फिर जो है ना आगे इसमें बेंजीन भी है, टालवीन भी, जाइलिन भी, ये भी मोस्टली अर्बन एटमोसफेयर जो शहर हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इन एयर बाय देमसेल्फ अलोन काज नो हार्मफुल, लेकिन ये अलोन कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर सकते। जब डिफरेंट नाइट्रोजन के साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे, यानी हमने अब ऊपर पढ़ा है नाइट्रोजन जब फोटो लाइट होती है, जिन लाइट होती है सूरज की सन लाइट के, वो ऑब्जर्व करते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ये फिर रिएक्शन करके जो है ना ओजोन को भी, ये जो है ना वो विच ऑक्सीडेंट ऑफ विच इज प्रीडोमिनेंट वन इज ओजोन, मीथेन हैज वेरी लो फोटोकेमिकल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द अदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको। इस रीज़न की वजह से जो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन कंसंट्रेशन है वो इंटरेस्ट वाइल कंसीडरिंग एयर पोल्यूशन, उनको भी एयर पोल्यूशन कहा जाता है। तो ये दूसरों के साथ मिल के मोस्टली जो है जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स का अगर देखा जाए इफेक्ट्स, तो एयर पोल्यूटेंट्स ह्यूमन बीइंग की इफेक्ट को, हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये वेजिटेशन को डैमेज करते हैं, ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको, फिर अल्टर करते हैं एटमॉस्फेयर को एंड सॉइल प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस करते हैं, विजिबिलिटी को, सॉइल की प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, फिर विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, डिटेरिएट करते हैं मटेरियल को, चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जो प्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं सबको डिस्टर्ब कर देते हैं, चीज़ों को नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं, क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से होती है। विल्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर रेन के सीज़न को चेंज कर देते हैं, कंफर्टेबल जो लिविंग होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारे इसके बेसिकली इम्फेक्ट हैं।
अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज के, एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज को ये कैसे डैमेज करता है। तो एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी रिडक्शन करते हैं, जो विजिबल चीज़ें होती हैं उनको उसको रिडक्ट कर देते हैं। एटमॉस्फेयर की वजह से हमें हर वक्त जो है ना वो पोल्यूशन की वजह से धुंध नज़र आती है, फिर चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं। एटमॉस्फेयर में जो एयर की क्वालिटी होती है वो डैमेज होती है, हर वक्त डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। फोग फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, फोग की बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। जैसे अभी बड़े जो सिटी है वहाँ पे फोग बहुत ज़्यादा है, वैसे ना जनरली भी अभी जो है ना सर्दियों में खास तौर पे ये देखें दिन को 10-11 बजे तक फिर कभी-कभी धूप ही ऐसे लगता है कि नहीं निकली, यानी सन की जो सनलाइट होती है उसको भी जो है ना वो आगे से जिसे कहते हैं रिफ्लेक्ट कर देती हैं, या उसको जो है ना वो प्रॉपर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, क्लियरली नहीं नज़र आ रही होती चीज़ें। सोलर रेडिएशन की रिडक्शन हो जाती है, सोलर की रेडिएशन प्रॉपर जो है ना वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं, एक्सेस नहीं मिल रही होती। टेम्परेचर एंड विंड डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरेशन होती है, टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है इस वजह से, क्योंकि सनलाइट जो है ना यहाँ तक आ ही नहीं रही। फिर जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनके जो ग्रोथ है और वो रुकी हुई है, प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है उसको भी डैमेज करती है। तो ये सारे जो है ना इसके काज हैं। फिर अर्बन एटमॉस्फेयर में प्राइमरी ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है अर्बन, क्योंकि अर्बन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो शहर वगैरह हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे जो है ना इन एडिशन रिड्यूसिंग विजिबिलिटी एयर पोल्यूशन इफेक्ट अर्बन क्लाइमेट्स, वहाँ का क्लाइमेट्स भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको ये इफेक्ट करती है। वहाँ पे फोग की फॉर्मेशन, यानी उसको स्मोक भी हम कह सकते हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा बन रहा है, सोलर रेडिएशंस रिड्यूस हो गई हैं। फिर फ्रीक्वेंसी जो फोग फॉर्मेशन होती है वो हायर देखी गई है सिटीज़ में देन कंट्री इन स्पाइट of the fact that air temperatures tend to be higher and relative humidity tend to be lower in the cities opposed to the country. The explanation for this observation lies in the mechanism of fog formation, कि fog की formation क्या होती है, कैसे बनती है ये fog, उसमें बेसिकली वो कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन लाई करती है। लेकिन ये कह रहा है कि वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा धुएँ वगैरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें जी पोल्यूशन ऑफ मटेरियल्स का, तो एयर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं मटेरियल को बाय सॉइलिंग और केमिकल डिटेरियोरेशन, कि वो इजीली जो है ना वो सॉइल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जो है ना वो डिटेरियोरेट भी करते हैं केमिकल। हाई जो स्मोक है एंड पार्टिकुलेट लेवल है वो एसोसिएटेड है सॉइलिंग ऑफ क्लॉथिंग एंड स्ट्रक्चर and acid or alkaline particles especially those containing sulfur corrode materials such as पेंट वगैरह को, इलेक्ट्रिकल जो कंटेक्ट्स होते हैं, टेक्सटाइल्स को, ओजोन को, पर्टिकुलरली इफेक्टिवली डिटेरियोरेटिंग रबर, और रबर को भी ख़राब कर देती हैं। ठीक है, तो ये वो कहता है जी कि ये सॉइलिंग करती हैं जिसमें केमिकल डिटेरियोरेशन होती है, कि चीज़ों के साथ जाके केमिकल करती हैं, रिएक्शन करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। दूसरा ये वो बता रहा है इफेक्ट जो होता है ना इसका मटेरियल्स के ऊपर, के फॉर एग्जांपल बाहर जो आयरन पड़ा होता है, आयरन की स्टिक्स वगैरह या जो आयरन की स्ला जो है ना वो स्ट्रेंथ लेंथ्स वगैरह पड़ी होती हैं उनको वो डैमेज करता है। लोहे के जो दरवाजे होते हैं उनको, इसी तरह जो डो विंडोज़ होती हैं, अगर गाड़ी बाहर रखें तो उसको भी जो है ना वो जंग पड़ जाता है, जो है ना, फिर ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। नेक्स्ट है जी वेजिटेशन पे, वेजिटेशन यानी प्लांट्स वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। ये फाइटोटॉक्सिन्स इनको भी कहते हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, फाइटो यानी प्लांट्स, और टॉक्सिन्स हार्मफुल सब्सटेंस जो प्लांट्स के लिए होते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। ये भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और फोटोकेमिकल स्मोक और अथाइलिन आती है इसमें। लेसर सेवेरिटी ऑफ आर क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो लेस इसको स्वेयर करते हैं। कुछ जनरल जो पोल्यूटेंट्स, जो गैसेस पोल्यूटेंट होते हैं वो प्लांट के स्टोमेटा के जरिए इंटर होते हैं, यानी प्लांट्स जब करते हैं ना रिस्पिरेशन वगैरह या गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो उनमें इंटर हो जाते हैं और इस तरह फिर प्लांट में जो है ना वो डैमेज काज करते हैं। प्लांट के अंदर जाके वो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वहाँ पे उनके साथ रिएक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस को भी ये डिस्टर्ब करते हैं। फिर अल्टीमेटली प्लांट की रिडक्शन हो जाती है, ग्रोथ की रिडक्शन हो जाती है, एंड पे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह होता है और काम किस तरह करता है। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है सबसे ऊपर तो है नोज़, यानी जो हमें बाहर नज़र आता है नोज़, नाक। अब नाक में जो है ना, अगर उसकी नाक को हम देखें तो नाक में ये होते हैं दो पोर्स जिनको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स, और ये अंदर होती है नेज़ल कैविटी।
तो अब यहाँ से एयर इंटर होती है, उसके बाद नीचे आता है जी फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो हमारे होती है नेक। नेक के अंदर जो है ना वो आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स से नीचे आता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है वो एक पाइप होता है, वही आगे डिवाइड होता है दो में, और इनको आगे ब्रोंकाई कहते हैं, दो को। ठीक है, यही आगे जो है ना आगे लंग्स में इंटर होती हैं। लंग्स में इंटर होने के बाद ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और एंड पे बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना वो एल्वुलाई बना देती है। तो ये हमारी होती है पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी एक्सक्यूज मी। तो नजल हो गया नोज, नजल कैविटी। नजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद फिर आता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है ना आगे नीचे जाता है, और ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है दो में, और वो दो बन जाते हैं ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई इंटर होते हैं लंग्स में। आगे ये डिवाइड होने के बाद बन जाते हैं छोटे छोटे एल्वुलाई, जिनको एल्वुलार कहते हैं या एल्वुलस कहते हैं। अब यही जो छोटी छोटी एल्वुलाई होती हैं, इन्हीं के जरिए असल में होती है गैसेस एक्सचेंज। ये ब्लड के साथ जो होते हैं ना, ब्लड कैपिलरीज के साथ, उनके साथ प्रॉपर होती हैं, जो है ना गैसेस एक्सचेंज करती हैं, इन्हें ऑक्सीजन उनको देती हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। तो ये होता है पूरा सिस्टम। अब यहाँ तो हो गया, ये हो गया रिस्पिरेशन हमारा कैसे होती है या रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जो हमें जो बैक्टीरिया वगैरह या जो डस्ट पार्टिकल इंटर होते हैं एयर के साथ, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये इनको फिल्टर कर लिया जाता है बाय एयर सिस्टम, बाय हेयर्स इन द नेजल पैसेज, कि जो हमारे नाक में हेयर होते हैं ना, और म्यूकस होता है। ठीक है, तो ये जो हेयर होते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं, और म्यूकस लेयर जो होती है, ये जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करता है, वो जो डस्ट वगैरह होती है उसको भी ट्रैप कर लेता है, उसको इधर ही स्टॉप कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से निकल जाए कुछ चीज़ें, तो वो फिर आगे जो हमारी हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंक्यूल्स है, उसके साथ हेयर लाइक सिलिया होते हैं, वो उसको मूव करते हैं बैक टू द नोज, और फिर वो दोबारा या फिर किसी स्नीज वगैरह होके निकल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कंटिन्यूस अगर एक्सपोजर होता रहे, या कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं साइज में, तो वो फिर ट्रैप होती रहती हैं, आस्ता आस्ता जमा होती रहती हैं, ब्रोनियन मूवमेंट होती है, यानी वो कंटिन्यूसली इरेगुलर उनकी मोशन होने की वजह से ये पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्राइक करते रहते हैं ब्रोंकाइल को, उसकी वाल्स के ऊपर, और उसकी वजह से जो है ना वो उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फिसीमा हो सकता है, एजमा की डिजीज हो सकती है। तो ये फिर रीज़न बनता है। इसी तरह नीचे अब उसने गैसेस के लिए मेंशन किया है कि गैसेस के लिए जो है ना वो हमारी प्रॉपर मैकेनिज्म होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, के ऑब्जॉर्व करने के लिए, कि जो है ना एल्वुलाई होती हैं, टर्मिनल एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, जो छोटी छोटी वॉल्स बनती हैं। देन जो है ना आगे इसी से जो है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड अगर अब्जॉर्ब हो जाती है, तो इज ऑब्जॉर्ब अर्ली इन द एयरवे लीडिंग टू द एयरवे रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, यानी वो फूल जाती हैं, और एंड स्टिमुलेटेड म्यूकस सिक्रेशन, और वो कुछ म्यूकस सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो अगर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन वगैरह जो है ना वो इनसॉल्युबल होती हैं, आर एबल टू पेनिट्रेट डीप इनटू द लंग टू द एयर सैक्स, तो वो भी एयर सैक्स में पेनिट्रेट जब कर जाएंगी, तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड ओजोन, ओजोन जो है ना ये फिर पल्मनरी एडमा यानी स्वेलिंग का काज बनती है, जो हमारी पल्मनरी वेन्स वगैरह होती हैं उनका, पल्मनरी जिनका ब्लड के साथ जो है ना वो तल्लक होता है, और इसकी वजह से फिर गैस की जो होती है ना ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र, वो इनहिबिट हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। ये रीज़न बनता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जब हीमोग्लोबिन या हमारे जो लंग्स होते हैं उनके साथ जब जाके ये एक्ट कर देगी, तो वहाँ पे जाके जो ब्लॉकेज कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना ऑक्सीजन की जो होती है ट्रांसफ़र, वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लूटेंट होते हैं ये इंड्यूस करते हैं एक सेम इफेक्ट के, जो सल्फर डाइऑक्साइड या फॉर्मल्डिहाइड है, ये इरिटेशन काज करते हैं, इंक्रीज करते हैं एयरवे में, जो हमारे एयर पैथवे है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये इंटरफेयर करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन के, जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ना, ये उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, उसकी ऑक्सीजन की जगह कोई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आके अटैच होगा, तो वो फिर हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमें हेडेक, पेन और डेथ अल्टीमेटली हो सकती है। अब वन बाय वन उसने बयान कर दिया है कि सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या जो है ना वो काम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है ना वो एक्ट कर लेती है ऑक्सीजन की जगह, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एक्ट करती है,
तो तब जो है ना वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाती है। होता क्या है कि जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है, अब नॉर्मल फंक्शन पहले उसने बताया कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ जो है ना वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, और फिर एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स। होता क्या है कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसमें जब ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन यूज़ होता है, और जो होती है ना सेलुलर रिस्पिरेशन या जो ब्रेकडाउन होती है फूड वगैरह की, उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो दोबारा उसी हीमोग्लोबिन के साथ लंग्स में आती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देता है, और इससे लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी तक जाता है। अब वो जो ऑक्सीजन जा रही होती है ना, उस ऑक्सीजन के बजाय कभी-कभी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है ना आयरन के साथ, वो 2-10 टाइम्स ग्रेटर देन है ऑक्सीजन के बजाय, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड तेज़ी से उसके साथ एक्ट करती है। तो इसलिए ये फिर जो है ना वो बहुत तेज़ी से इफेक्टिव होती है, और फिर बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाके हमारी फिर बॉडी को इफेक्ट करता है, क्योंकि प्रॉपर इसको ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। मेजर सोर्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड का है वो ऑटोमोबाइल है मोस्टली। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों का जो धुआं वगैरह होता है, फिर जो है ना कुछ आईएसी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसमें से भी ये जो है ना वो एमिट होती है। सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं और अब्जॉर्ब भी होते हैं इन द मोस्ट पैसेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें नाक आती है, यानी नॉस्ट्रल्स वगैरह, और नीचे जो है ना वो फिर फेरिंक्स लेरिंक्स, तो यहाँ तक। तो ये फिर जो एक्सपोजर होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल थे, तो 1 ppm लीड्स टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवेज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वो फिर कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी वो सिकुड़ जाती हैं। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस तो वो कहता है कि सपोर्ट नहीं करता कि प्रोपोजिशन दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज हेल्थ हैजर्ड एट लेवल फाउंड इन अर्बन एयर। नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है ये इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द लंग्स टू नाइट्रोसामाइंस, सम ऑफ विच मे बी कार्सिनोजेंस, के कुछ ऐसे हैं जिनको नाइट्रोज अमाइंस कहा जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर काजिंग है। ये भी ट्रांसफ़र की जाती है ब्लड में फ्रॉम कॉल्ड मैथोग्लोबिन, मैथो जो ग्लोबिन है उसके ज़रिए, यानी मैथिमोग्लोबिन के साथ इसके एज अ इस रूप में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना इसको एरिटेट टू एल्वेलाई, ये एल्वेलाई जो होती है उसमें हमें इरिटेट करता है, एम्फीसीमा वगैरह का ये काज होती है एक। आगे आप है जी प्लूटेंट के सोर्स। तो आप बेसिकली प्लूटेंट होता क्या है जी, हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्लूटेंट वो चीज़ होती है जो एयर की क्वालिटी को जो है ना इफेक्ट करती है, उसको बैड बनाती है। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डायरेक्टली जो होते हैं ना वो होते हैं रिलीज होते हैं एयर में, और उसकी क्वालिटी को बैड करते हैं या उसमें जो है ना वो कंटामिनेट करते हैं। और जबकि सेकेंडरी क्या होते हैं कि प्राइमरी कभी कभी जो है ना वो केमिकल रिएक्शन करके सेकेंडरी बनाते हैं। अब प्राइमरी प्लूटेंट डायरेक्टली इमिट हो रहे हैं, सोर्स इसके पार्टिकुलेट मैटर है, गैस है, गैसेज में आ जाते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ना वो रिलीज्ड इन लार्ज कंसंट्रेशन इनटू एटमॉस्फेयर, वो भी लार्ज कंसंट्रेशन में जो है ना एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं, रिलीज होते हैं। अब पार्टिकुलेट मैटर हैं कुछ। पार्टिकुलेट मैटर वो रेफर किया जाता है कि वो तमाम सब्सटेंस जो गैसेज नहीं है, जो सस्पेंडेड रहते हैं, इसमें सॉलिड हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, यानी कोई लिक्विड चीज़ हो सकती है, मिक्सचर भी हो सकता है 2 या 3 चीज़ों का। इनकी रेंज होती है वो 100 माइक्रोमीटर्स टू 0.1 माइक्रोमीटर तक होती है, या इससे भी कम हो सकते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर में जो है इसको आगे डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, मिस्ट, फॉग और एरोसोल्स में डिवाइड किया गया, जो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। जबकि सेकेंडरी वो होते हैं प्लूटेंट्स जो रिजल्ट होता है कि केमिकल जो रिएक्शन होते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये एक खास रिएक्शन जो होते हैं, इनमें कुछ मैकेनिज्म होता है इन्वॉल्व जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है या मेट्रोलॉजिकल फोर्सेस है या टोपोग्राफी है, जो उस जगह की जो है ना वो जगह किस तरह की है, वहाँ पे हिल्स, माउंटेन्स वगैरह जो होती हैं। अब टोपोग्राफी क्या होती है कि अप डाउन चेंजेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन इज रेफर टू बाय साइंटिस्ट एज टोपोग्राफी, के उस जगह की जो जियोग्राफी होती है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं या जो पहाड़ होते हैं, वो सारे उसकी टोपोग्राफी बनाते हैं। अब नेक्स्ट है जी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, जो मैन मेड सोर्स हैं। इसमें आप स्टेशनरी सोर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही जगह जो रुके रहते हैं, जिस तरह कोई फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो स्मोक स्टैक्स हैं, चिमनीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, म्यूनसिपल वेस्ट इंसिनेटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये एक स्टेशनरी फेज होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते। यहाँ से क्या होता है कि प्रॉपर जो है ना, आप जैसे पावर प्लांट है, इसको रेफर किया जाता है कि वहाँ पर इंजन वगैरह लगा होता है,
प्रॉपर जो है ना काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे से जो है ना वो जो एनर्जी के दौरान जो केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो चीज़ें निकलती हैं वो सारी इफ़ेक्ट करती हैं। गैसेस भी हो सकती हैं इसमें, मेटल्स भी हो सकते हैं, ये जैसे जो है ना देखें एक जो है ना चिमनी है। इस तरह मोबाइल सोर्स भी हो सकते हैं जो चलते फिरते हैं जी, जो हरकत में रहते हैं, जिस तरह गाड़ियाँ हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं। इनकी जो इनमें से जो धुआँ वगैरह निकलता है, जो एग्ज़ॉस्ट निकलता है, वो भी अहम रोल प्ले करता है। वो भी एक पोल्यूटेंट के तौर पे और एयर की जो क्वालिटी होती है उसको डैमेज करता है। फिर कुछ सोर्स होते हैं जिसमें मरीन सोर्स है, मरीन वेसल्स हैं जो समुद्र में चलती रहती हैं, जिसमें शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, क्रूज़ शिप्स हैं। इस तरह के जो रिलेटेड पोर्ट होते हैं वो एयर पोल्यूशन का काज़ बनते हैं। वुड को हम जो बर्न करते हैं, फायर प्लेसेस, स्टोव, जो चूल्हे वगैरह होते हैं, जो फर्नेस होते हैं, जो इंसिनेटर्स होते हैं, ये सारे भी जो होते हैं ना वो एयर को डैमेज करते हैं। इनमें से भी बर्निंग के बाद जो है ना वो स्मोक वगैरह एमिट होता है। ऑयल रिफाइनिंग, जो ऑयल रिफाइन करने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वहाँ पे जो प्लांट होते हैं वहाँ पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा मटीरियल पोल्यूशन एमिशन होता है और पोल्यूशन वो जाके एयर की क्वालिटी को बैड करता है, एयर को कंटामिनेट करता है। एयर के साथ गैसेस वगैरह जो मिलती हैं, जो स्मोक होता है वो इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। केमिकल्स, डस्ट और कुछ कंट्रोल बर्न प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट बहुत चीज़ें होती हैं, वहाँ भी इसमें वाइल्ड फायर भी आ सकती है और कुछ मैन मेड फायरिंग भी आ सकती है। मैन मेड जो फायर होती है, जो मैन की वजह से जो लोग लगाते हैं उसकी वजह से, फिर जो है ना इसमें नेचुरल पार्ट भी हो सकता है। बहुत फॉरेस्ट और ग्रास लैंड इकोलॉजी ये भी कंट्रोल की जा सकती है। तो ये भी जो है ना वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। उसके बाद आता है जी फ्यूम्स फ्रॉम पेंट्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, जिसमें स्प्रेज हैं, में वार्निश हैं, एरोसोल स्प्रेज हैं और अदर जो सॉल्वेंट होते हैं, वो उनमें भी पोल्यूटेंट पाए जाते हैं। वो भी एयर में जो गैसेस वगैरह रिलीज़ करते हैं। फिर वेस्ट डिपोजिशन इन द लैंडफिल्स, जिसमें मीथेन गैस है जो नॉट टॉक्सिक, लेकिन जब ये फ्लेमेबल है और मोर एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है जो एयर के साथ जब ये रिएक्शन करती है, तो मीथेन जो है ना वो एस्पिएजेंट है और ये डिस्प्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन को, यानी हमारी बॉडी पे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मिलिट्री में अब जो चीज़ें, जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं, नॉन टॉक्सिक गैसेस यूज़ होती हैं, जर्म वारफेयर है, यानी जरासीम बना के एक मुल्क दूसरे पे छोड़ता है। रॉकट्री एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हैं ये भी एयर पोल्यूशन के। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल ये जो गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जब बर्न होता है तो धुआं जो निकलता है वो भी। फिर चिमनीज़ का जो स्मोक होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये फिर एसिड रेन का काज बनता है। डिफॉरेस्टेशन जो मेड, अब ये भी मैन मेड काज में आ सकता है। डिफॉरेस्टेशन जिसमें हम दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा जो है ना काटते हैं, वास्ट जो होता है ना क्लियरेंस ऑफ जो फॉरेस्ट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इम्बैलेंस आता है और ये भी एयर पोल्यूशन होती है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा जो है ना वो एसी का यूज़ है, ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ है, ज़्यादा फिर जो है ना इस ये सब चीज़ें इंक्रीज़ होने की वजह से जो है ना वो फिर एमिशन भी इंक्रीज़ हो रहा है और पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, पोल्यूटेंट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। व्हीकल से, गाड़ियों से हैवी ट्रैफिक वगैरह, स्मोक निकल रहा है, कंजप्शन जो हो रही है फॉसिल फ्यूल की वो भी काज़ बन रहा है। पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रही हैं, तो जिसकी वजह से वो भी एयर पोल्यूशन का काज़ बन रही हैं। नेचुरल सोर्स जो एयर पोल्यूशन के, जिसमें डस्ट आता है। डस्ट अब नेचुरली एक प्रोसेस है कि लार्ज एरिया का जो लैंड होता है और उसमें लिटिल जो है ना, और अगर वेजिटेशन बहुत कम है तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डस्ट राइज होगी, उड़ेगी, स्मोक बनेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डैमेज करेंगी। मीथेन गैस एमिट होगी जब ह्यूमन डाइजेशन करते हैं या फिर डेड बॉडीज़ जो होती हैं उनकी जब ब्रेक डाउन की जाती है तो वो भी इफेक्ट करती है। इसी तरह रेडॉन गैस जो रेडियो एक्टिव डिके होता है अर्थ क्रेस्ट का, उसकी वजह से जो है ना रेडॉन गैस जो एक कलरलेस, ऑडरलेस, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव नोबल गैस है, तो ये भी डिके ऑफ रेडियम की वजह से बनती है। इसको भी हेल्थ हज़ार्ड कंसीडर किया जाता है। ये भी एक्युमुलेट की जाती है इन बिल्डिंग्स, स्पेशली इन कन्फाइंड एरिया सच एज बेसमेंट और सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट ये भी लंग्स कैंसर और सिगरेट स्मोकिंग। आफ्टर सिगरेट स्मोकिंग के बाद जो है ना लंग कैंसर का रेडॉन गैस सबसे बड़ा जो है वो सबब है। स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो वाइल्ड फायर की वजह से, जो जंगल में टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से जो आग वगैरह लग जाती है नेचुरल इरप्शन होती है जिसमें वोल्केनोज वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो एयर पोल्यूशन का काज बन रही है। इंडोर एयर पोल्यूशन, अब इंडोर एयर पोल्यूशन एक नेक्स्ट और टॉपिक है जिसमें जो है ना वो अर्बन सिटीज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्डिंग में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब बिल्डिंग इस तरह की बनाई गई हैं, सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
इन एयर पोल्यूशन जो है ना वो एक अर्बन एरिया में सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि घर के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें गैस स्टोव्स है, स्मोक है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं और एयर कंडीशनर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इंडोर पोल्यूशन का काज बन गई हैं। अब इसमें पहली चीज़ जो है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, लो क्वालिटी बिल्डिंग के इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर जो है ना विंडोज़ वगैरह नहीं होती हमारे घरों में, जिससे जो है ना वो एयर प्रॉपर या फिर जो बाहर है वो ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड के ऊपर बिल्कुल घर है, मेन रोड्स के ऊपर गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, धुआँ बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं। डस्ट है, फ्यूम है, स्मोक है, वाटर वेपर्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना घर के अंदर आ जाती हैं, तो फिर प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, एज़मा, एलर्जी, ब्रीथलेसनेस और कफिंग होती रहती है। ह्यूमन जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड फोस्ट फेस कर रहा है जी इसको, जो इंडोर पोल्यूशन है। क्योंकि जो है ना वो विदिन हमारे जो घर के अंदर वॉल्स हैं, यानी दीवार के अंदर ही हम रहते हैं, तो इस वजह से हम वैरायटी ऑफ जो है ना कंफर्ट लेवल ढूँढने के लिए हम गैस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हीटर्स को यूज़ कर रहे हैं, फायर प्लेसेस के वुड कोल बर्न कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक किए जा रहे हैं। तो ये जो हाउस के उनके इसके अलावा डिटर्जेंट वगैरह जो सब चीज़ें, पेस्टिसाइड है, ग्लूज़ है, पेंट्स है, हेयर्स है, यानी हम टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ें या जो भी अपनी सहूलियत के लिए मज़ीद चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं कि हमें लगता है कि फ़ायदा दे रही हैं, लेकिन अक्सर में उनके लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान भी हैं। फिर ओल्डर लीकी बिल्डिंग्स हैं, कुछ दीवारें वगैरह जो चीज़ें अगर रिपेयर नहीं करते तो वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसी तरह ये देखें केमिकल्स वगैरह, मोल्ड बैक्टीरिया अंदर जमा हो रहे हैं, केमिकल फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसने एक-एक करके दिखा दिया। हमारे अंदर जो गाड़ी, घर के अंदर जो गाड़ी खड़ी है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड के फ्यूम्स वगैरह, सिगरेट स्मोक जो कर रहे हैं, गैसेस जो होती हैं जिसमें रेडॉन, स्लीपिंग और ये सारी चीज़ें जो है केमिकल फ्यूम्स फ्रॉम पेंट्स और सॉल्वेंट्स जो हमने रखे होते हैं घर के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो ओपन फ्लेम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बायो मैस जो फ्यूल्स होते हैं जिसमें वुड है, क्रॉप रेजिड्यू और एनिमल डंग है, ये भी बर्न होके इंडोर जो है ना वो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का काज बनते हैं, जिसकी वजह से ट्रैप होते हैं, डेथ होती हैं बहुत ज़्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बायोफ्यूल कंबस्शन काफ़ी हर जो दफ़ा जो है ना वो विंटर में ये आती रहती हैं रिपोर्ट्स के, जो है ना वो लोग हीटर या एसी चल रहा था तो डोर बिल्कुल क्लोज कर दिया, हीटर चल रहा था यानी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और उनकी डेथ हो गई। तो ये रीज़न बनते हैं। 6 मेजर कैटेगरीज दी गई हैं जी इल हेल्थ की, कैन बी एट्रिब्यूटेड टू इंडोर एक्सपोजर। इंडोर, अब इसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कि जो बच्चों में एक्यूट बेसिकली होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कि जो बच्चों में देखा गया है कि उनमें जो है ना वो ये डिजीज़ हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो जाता है। एडवर्स प्रेगनेंसी जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लंग कैंसर का बहुत ज़्यादा जो है ना वो देखा गया है कि लोगों को लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरह के जो अर्बन लोग हैं ख़ास तौर पे। फिर क्रोनिक लंग अलाइनमेंट हो रही है, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, एज़मा है, ब्रोंकाई यानी उसकी वॉल जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है, एज़मा जो है ना वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। फिर हार्ट मेलोडीज़ आती जाती हैं, डिजीज़ ऑफ आइज़, आइज़ की बहुत ज़्यादा डिजीज़ आ रही हैं, इरिटेशन हो रही है, आइज़ रेड हो जाती हैं लोगों की, ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज़ द सेवेरिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी जो है ना बहुत ज़्यादा देखा गया कि वो डिज़ीज़ का काज़ हो रहा है, ब्लड इसी तरह जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना डैमेज कर रही हैं सबको हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये हम ये भी नहीं जानते कि जो हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं इसकी जो बैटरी होती है वो भी हमारी जो है ना वो डिमिनिश कर रही है। नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भी हमारी मेंटल कैपेसिटी को डिमिनिश कर रहा है। मरकरी छोड़ रहा है जो हमारे फ़ोन्स वगैरह या रेडियोज़ वगैरह की जो बैटरीज़ होती हैं, वो तो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता हमें बीमार करते हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे जो पेंट्स वगैरह हमारे घर में के अंदर रखे हैं, क्लीनर्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, फिर जो है ना जो पेंट थिनर्स हैं, फिर देखें ये मोथ बाल्स है, फ्लोर वैक्सीज़ हैं, एरोसोल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट ही कर रही हैं लॉन्ग टर्म में, अगर देखें हम तो जो भी आजकल जदीद हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने। तो ये यहाँ तक ये हो गया। अब नेक्स्ट है जी कंट्रोल स्ट्रैटेजी हमें क्या अपनानी चाहिए। तो कंट्रोल, एयर कंट्रोल जो है ना वो कैन नॉट बी कंट्रोल, हम इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल तो नहीं कंप्लीटली कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं अपना, मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि इसके यूज़ कुछ चीज़ों के करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोर्सेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो कंट्रोल जो बनाने वाली चीज़ें, हम उनको जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करें या रिड्यूस करें, और फिर जो है ना इस्तेमाल करने के साथ हमें उसका पता भी होना चाहिए। अब इस्लामाबाद में जैसे जो है ना वो स्टील मिल्स लग गई हैं, तो ये स्टील मिल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ से डेंजर स्मोक और निकल रहा है, तो जो इर्द-गिर्द उसके रेज़िडेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो हमें चाहिए कि उसके साथ जो है ना वो प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट भी हो, कि उसमें से जो गैसेज़ वगैरह हों वो फ़िल्टर होके निकलें।
फिर जो उसमें से वेस्ट निकालते हैं वो मेटलर्जी वगैरह जो होती है उसको भी प्रॉपर जो है ना वो ट्रीटमेंट किया जाए, उसको भी डिस्पोज किया जाए। एयर पोल्यूशन को फिर मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फ्लूइड, के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, उसमें प्रॉपर कोई चीज़ इस तरह की डाली जाए कि वो प्रॉपर उसमें से जो चीज़ निकलती है ना, इफ़ेक्ट करती है जो हमें, वो उसका कम से कम जो है ना वो एमिशन हो। लो सल्फर डाइऑक्साइड फ्यूल इस्तेमाल करें ड्यूरिंग कंबस्शन, तो इस तरह जो है ना वो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। फिर प्रॉपर डिस्पोज़ल हो, चीज़ों को प्रॉपर डिस्पोज़ करें। जैसे आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग रोड पे ही फेंक देते हैं, कचरा नहीं लोग डिस्पोज़ करते, तो ये चीज़ें तो जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन पे उनके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त लॉ को इन्फोर्स किया जाए कि वो अपने साथ जो है ना वो ट्रीटमेंट वाले प्लांट भी रखें, ताकि जो प्रॉपर जो है ना चीज़ों को ठिकाने लगाएँ, डिस्पोज़ करें, ताकि बचा जा सके इसको। फिर जो है ना हाइट ऑफ द स्टैक शुड बी मोर देन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग के नियर द सोर्स। सोर्स के इर्द-गिर्द जो है ना वो स्टैक्स काफ़ी होने चाहिए, ताकि वो उसको डिस्पर्स करे, जो मटेरियल वगैरह है उसको प्रॉपर डिस्पोज़ करें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एट ग्लोबल लेवल, अब ग्लोबल लेवल पे जो है ना वो काफ़ी इसको प्रिवेंशन की गई है, इसको स्टॉप किया गया है या कंट्रोल किया गया है। कंट्रोल अल्टरनेटिव जिनिंग प्रॉब्लम आ गई है, डब्ल्यूएच ने जो है ना वो रिकमेंड किया कि फालर कंटेनमेंट किया जाए। कंटेनमेंट क्या होती है जी, कि ये प्रिवेंशन करती है एस्केप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द एम्बिएंट एयर, कि एयर में जो है ना वो कंटामिनेट जो होते हैं, कंटेनमेंट ये उसको कंट्रोल करता है। कंटेनमेंट जो है ना वो अचीव कैसे, वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग मेथड जैसे इनक्लोजर या वेंटिलेशन और एयर क्लीनिंग, के एयर को साफ़ करने के लिए कुछ प्रॉपर जो है ना वेंटिलेशन के लिए एक निज़ाम होना चाहिए, मशीनें वगैरह अंदर लगाएँ जो उसको साफ़ करें। फिर जो है ना डेवलपमेंट ऑफ अरेस्टर्स फॉर द रिमूवल ऑफ कंटेनमेंट के जो है ना वो रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाए, रिप्लेसमेंट किया जाए जी, कि दैट इज़ रिप्लेसिंग अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन बाय अ न्यू प्रोसेस दैट डज़ नॉट, कि एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पोल्यूशन कॉज़ करती हैं, लेकिन उनको रिप्लेस किया जाए अच्छी चीज़ों से, इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ की जाए। डाइल्यूशन हो, डाइल्यूशन जो है ना इज़ वैलिड सो लॉन्ग एज़ इट इज़ विदिन द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, तो जो डाइल्यूशन है ये तब तक सही काम करता है जब तक इसकी कैपेसिटी ठीक रहती है। तो सम एयर पोल्यूटेंट्स आर रेडीली रिमूव्ड बाय वेजिटेशन, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स ज़्यादा ग्रीन बेल्ट प्लांट लगाने से भी रिमूव हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए प्लांट्स लगाए जाएँ। लेजिस्लेशन हो, प्रॉपर कानून वगैरह बनाया जाए, लेजिस्लेटर अडॉप्ट किया जाए। पाकिस्तान में भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के मुताबिक फिर जो है ना पास किया गया था नेशनल असेंबली ने, जिसमें जो है ना वो प्रॉपर ये लेजिस्लेशन बनाया गया था कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए। फिर इंटरनेशनल भी एक्शन हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनने लंदन, वाशिंगटन, जो बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं जी, कुछ प्रोसेस के थ्रू, मॉडिफिकेशन के थ्रू अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, कि हम फॉसल फ्यूल के बजाय जो है ना वो ये इको फ्रेंडली जो है ना वो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ रही हैं, अल्टरनेशन ऑफ मशीन्स, जो मशीन्स पोल्यूशन का ज़्यादा। अच्छा जी, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और जो ऊंचाई में डिफरेंस आता है उसकी वजह से जो है ना वो वहाँ पे सेपरेट की जाती हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड परफॉर्म देयर फंक्शन इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, जो पहली लेयर है उसमें। डैश एंड एयर मूवमेंट अकर इन ट्रोपोस्फेयर ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, अब यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है साथ में। नेक्स्ट है जी, अनवांटेड सब्सटेंस इन सच ए कंसंट्रेशन दैट दे प्रोड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आर कंसिडर्ड, यहाँ पे आएगा पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड पार्टिकुलेट मैटर, गैस एंड रेडियो एक्टिव जो मटेरियल वगैरह होते हैं, इसमें एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं। एयर पोल्यूटेंट एडवर्सली इफेक्ट एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, डैमेज वेजिटेशन, डिटोरिएट्स मटेरियल एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज, सॉइल एंड करता है जी ह्यूमन हेल्थ को, डैमेज करता है वेजिटेशन को, डिटेरिएट करता है मटेरियल को, एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज सॉइल्स, और रिड्यूस करता है जी विजिबिलिटी को। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड स्मोक फ्रॉम चिमनीज, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ट्रैफिक पोल्यूशन और लास्ट में आता है जी इसके डिफरेस्टेशन। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।